अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, अमरीकी इंतखाबात के नताइज का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब तक के आने वाले नताइज ये बता रहे हैं कि जो बाइडन की कामयाबी यकीनी है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के हक में कौन बेहतर होगा और कौन नहीं। ताहम आज हम ये बहस करेंगे कि पाकिस्तान अब नई हुकूमत से किस तरह के ताल्लुकात की तवक्को रखे। तज्जियाकारों की राय इससे पहले ये रही है कि इक़्तिदार में कोई भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पाकिस्तानी क़यादत ने तय करना है कि वो इन ताल्लुकात को कैसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है। तो इसी पर हम आज पहले बात करने वाले हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही गहमा गहमी देखने को मिल रही है GB इलेक्शन के हवाले से। GB इलेक्शन के लिए 3 बड़ी सियासी जमातें कामयाबी अपने नाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। सियासी तोड़जोड़ पाकिस्तानी सियासत में हर दौर में हर इलेक्शन में देखने को मिलता रहा है और इससे कोई एक आधी नहीं बल्कि तमाम पार्टियां मुस्तफीद होती रहीं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा आज एक गिला करते हुए दिखाई दी हैं, वो भी तब जब उनकी अपनी पार्टी के बंदे टूटे हैं। और आखिर में बात रेकॉर्ड एक मंसूबे की। नैब का दावा है कि कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों को पकड़ लिया, लेकिन क्या बात गिरफ्तारियों तक ही महदूद रहेगी या फिर मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजाएं देकर एक प्रेसिडेंट भी सेट किया जाएगा? बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चुगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि वहाँ पर जो होने वाली गहमा गहमी है और जो सियासी माहौल है ज़रा सबसे पहले उनकी तरफ जाया जाए। लेकिन सवाल और ज़रा सेगमेंट में यहाँ पर स्टैब्लिश करते चलूँ कि हम देख रहे हैं कि जूं नताइज करीब आ रहे हैं, जो बाइडन की कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अब जो बाइडन को जीत के लिए 6 मजीद इलेक्टोरल वोट दरकार हैं और अब देखना यह है कि जो बाइडन कितने वोटों के साथ कामयाबी अपने नाम करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इब्तिदा में भी कहा कि इससे पहले हम डिस्कस करते रहे हैं कि कामयाब कौन होता है और कौन नहीं होता, हो जाता है तो पाकिस्तान पर उसका कितना असर होगा। ताहम अब चूंकि हमें नजर आ रहा है कि बाइडन जो है ये इलेक्शन अपने नाम कर सकते हैं, तो जरा सवाल कुछ उसका ज़ाविया हमने तब्दील किया, क्योंकि जो बाइडन की जो पॉलिसियाँ रही हैं और जो उनका इलेक्शन मंशूर रहा है उससे मालूम ये हुआ कि वो जारहाना नहीं है और मियाना रवि का रवैया वो इख्तियार करते हैं। सिर्फ उनका झुकाव सिर्फ एक मुल्क की तरफ नहीं होता बल्कि बड़ी बैलेंस पोजीशन के साथ आगे चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो एक क्वेश्चन मार्क है। NBC जनरल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अथर की तरफ पहले जाना चाहूंगी। बाहर वो बैठे हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी मुझे उनसे जाननी है और ये भी जानना है कि पाकिस्तानी क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर जो बाइडन मैदान में आते हैं। अतर काज़मी, देखिए, अभी तक ये जितने भी नताइज सामने आ रहे हैं ये गैर हतमी हैं और गैर सरकारी नताइज हैं। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो हैं, अगर वो राइट विंग की हैं तो वो डिफरेंट तरीके से इसको रिपोर्ट कर रही हैं, लेफ्ट विंग वाले इसको डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी ये कहना हतमी नहीं होगा कि कौन जीतेगा, आया बाइडन साहब जीतेंगे या ट्रंप साहब जीतेंगे। लेकिन टोन सेट हो गई है कि इन इंतखाबात के बाद जिस तनाज़े की बात हो रही थी, कि जिस लेवल की जमहूरियत की बात हो रही थी कि इससे अमेरिका की जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा, तो हुआ वही। हमने वही देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने इसको ऑलरेडी मुतनाज़ा बना दिया है। अब अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर भी इस पे बड़े सवालिया निशानात होंगे। अब आने वाली हुकूमत से आप किस किस्म के ताल्लुकात रखेंगे? देखिए, अक्सर पाकिस्तान के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो बाइडन है शायद वो पाकिस्तान के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, शायद वो अमन पसंद हैं, डेमोक्रेट्स ऐसे हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री बिल्कुल ऑपोजिट रही है। अगर आप ओबामा को ही ले लें, ओबामा के आखिरी साल में 2016 में एक साल के अंदर अमेरिका ने 26,000 से ज्यादा बम गिराए थे दूसरे ममालिक पे और उनका पूरा दौर इक़्तिदार जंगों के दौरान गुजर गया। अगर आप ट्रंप को देख लें तो ट्रंप जो बातें करते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन उन्होंने अपने दौर में कोई किसी नई जंग का आगाज नहीं किया। अब पाकिस्तान अपने ताल्लुकात उनके साथ कैसा बनाता है, इस चीज पे मुनहसर है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस किस्म की रेपुटेशन या रेपो डेवलप कर सकती है आने वाले सदर के साथ। अभी जो मौजूदा सदर हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हमने देखा, जब इंटरेक्शन हुई बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसे लगा कि वो दोनों सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब हमारे काफी कंफर्टेबल हैं, उनकी अच्छी एक दूसरे से बातचीत हुई, एक रिलेशनशिप ठीक लगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की हुकूमत और आने वाली हुकूमत किस तरीके से रिएक्ट करेगी अमेरिका की। पर अगेन मैं उसको फिर कहूंगा कि ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई पॉलिसी शिफ्ट होगा।
आपको बहुत बड़ा कोई पॉलिसी शिफ्ट नजर नहीं आ रहा। नासिर चुगताई साहब, आपको कोई पॉलिसी मेकिंग उसमें कुछ तब्दीली होती हुई दिखाई देगी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान? क्योंकि ये क़यादत ने भी डिसाइड करना है ना कि अब उसने ताल्लुकात को किस तरह से अपने हक में करना है। ट्रंप के साथ मामला उस तरह से बेहतर नहीं चले जैसे कि माजी में दीगर अदवार में चलते रहे। देखिए, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, दिफाई पॉलिसी के हिसाब से, ट्रंप हो या जो बाइडन हो या ओबामा हो या क्लिंटन हो या रेगन हो, नहीं, रेगन अमेरिकी तारीख के वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 500 इलेक्ट्रोल वोट हासिल किए थे। अब अंदाज़ा लगाए ना, मुखालिफ को 11 मिले थे सिर्फ। तो वो भी मतलब सब लालची लोग हैं। पाकिस्तान के ख़त्ते पे नज़र रहती है, पाकिस्तान के समंदर पर नज़र रहती है, अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं। तो हमें इनसे कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हर हुक्मरान अपने मुल्क की पॉलिसी का पाबंद हो, अपने मुल्क के कौमी मफादात के तहत काम करे, और वही हमें करना चाहिए। हमें भी अपने कौमी मफाद को पेश नज़र रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारा यार्ड स्टिक क्या है कि कौन। देखिए, चीन हमारे साथ है, हमें पता है, सी पैक का मसला है, और सी पैक का मसला अमेरिका को बहुत चुभ रहा है। ट्रंप इंतजामिया को आपके बारे में आप कह लें वो मुँह फटती, वो जो मुंह में आता था बोल जाती थी, जो दिल में होता था बोल जाती थी। जो बाइडेन अगर आते हैं तो वो बहुत डिप्लोमेट होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे वो, और सॉफ्ट आदमी और डिप्लोमेट आदमी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आप देखें, ओबामा कश्मीर की हिमायत करते थे कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए। जब वाइट हाउस में शिफ्ट हो गए तो उसी रात तब्दील हो गए। इसी तरह कैनेडी के दौर से अगर अब तक चले आए आप, तो बिल्कुल सही कहा सर ने कि रिपब्लिकन पार्टी हमारी आम तौर से हमारी हिमायत करती थी, अब वो भी नहीं कर रही। डेमोक्रेट्स तो पहले ही हमारे ह्यूमन राइट्स पर हंगामा करते रहते हैं, हालांकि उन्हें खुद पता है कि उनके अपने ह्यूमन राइट्स कितने मतलब मजरू हो रहे हैं। लोगों के गले पर घुटना रख के उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, गला घूंट के मार दिया जाता है सड़क के ऊपर। तो वो भी मसला है, ब्लैक लाइफ मैटर्स का मसला भी है, और मसले। और मुझे लगता है कि अमरीकी माशरे में बड़ा शिगाफ पड़ गया है, उनके माशरे में शिगाफ पड़ गया है, सियासी इख्तलाफात उनके बहुत उरूज पर हैं। ट्रंप निचला नहीं बैठेंगे, 20 जनवरी तक वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, फिर उन्हें शटअप कॉल दी जाएगी तो शायद चुप हो जाएं अगर बाइडेन जीतते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक तगड़ा स्टैंड लेना चाहिए, और बहुत अच्छा स्टैंड है पाकिस्तान मॉरली, कि कश्मीर के मसले पर कम से कम आप मुहासरा ख़त्म कराएं, 5 अगस्त की पोजीशन ख़त्म कराएं, और 5 अगस्त की पोजीशन ख़त्म कराना यूँ ज़रूरी है कि उस पोजीशन के सब मुखालिफ, अमेरिका ने भी मुखालफत की, तमाम ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट उसके ख़िलाफ़ हैं, HR कमीशन की रिपोर्ट ख़िलाफ़ है, काउंसिल की रिपोर्ट ख़िलाफ़ है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ख़राब है। मैं किस इवन अमेरिकन इंटर रिलीजियस हारमोनी काउंसिल जो है उसकी रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक है उनके बारे में। और साथ ही साथ ये कि जेनोसाइड अलर्ट भी है, तो जेनोसाइड अलर्ट से निपटने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा अमेरिका को, जैसे कि उसने मशरक़ी तैमूर में किया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने आज तक जितने भी पॉलिसियां बनाई हैं अपने मफाद को मद्देनजर रखकर बनाई है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि उन्हें किस तरह से इन चीज़ों को अपने हक में करना है। और आपने इशू रेज किया है यहाँ पर कश्मीर का कि 5 अगस्त की पोजीशन को ख़त्म कराएं पाकिस्तान, तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएट होगा। जनरल साहब, यू टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम अपनी पिछली 72 साल की तारीख देखें अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की, तो वो उसी पे मुहित है कि जब अमेरिका के अपने मुफादात कुछ हुए जो यहाँ पे हम पूरे कर सकते थे, तो उन्होंने हमारे साथ एक रिलेशनशिप डेवलप की, और फिर उसमें हमारा मुफाद कुछ थोड़ा बहुत ये आता था कि हमें इकोनॉमी में सपोर्ट मिल गई, हमें डिफेंस के लिए कुछ वेपन्स मिल गए, हमारी डिफेंस कोऑपरेशन बेहतर हो जाती थी, और हम उनके लिए तावन करना शुरू कर देते थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट थे उनके लिए, या जो भी उनके मुफादात में होते थे। उसके अलावा जैसे ही उनके मुफादात पूरे हो जाते थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान की वक़्त ख़त्म। हमें तो उस वक़्त भी ज़रूरत रहती थी वेपन्स की भी या फाइनेंशियल असिस्टेंस की, लेकिन वो फिर फ़ौरन रुक जाती थी। जब ताल्लुकात उनने बिगाड़ने होते हैं तो वो कॉमन इंटरेस्ट की जगह आपके साथ इरिटेंट्स खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि ये इरिटेंट हैं जो कि हमारे और आपके ताल्लुकात के दरमियान है, लिहाजा हम आप पे पाबंदियां भी लगाएंगे। कभी वो नारकोटिक्स की शक्ल में लगा देते हैं, कभी टेररिज्म की शक्ल में। ये इरिटेंट्स आपके साथ मौजूद रहते हैं। नतीजा ये
कि उनके पास हर वक्त बहाना होता है जब भी वो आपको अपने से अलग करना चाहे। तो ये प्रॉब्लम अब भी मौजूद है। आज हम अगर देखें, आज बल्कि पिछले आप 2000 से ऑनवर्ड देख लीजिए, क्लिंटन के वक्त से ये शुरू हो गया था और 2005 में तो उन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कॉपरेशन का एग्रीमेंट ऑफर कर दिया। 2008 में जाके सिग्नेचर हुए और इस दौरान पाकिस्तान कहता रहा कि आप हमें इवन हैंडेडली ट्रीट करें, हमें भी ये एग्रीमेंट दें। बावजूद इसके कि उस वक्त पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई और बहुत कुछ कहा जाता था, पाकिस्तान के साथ मोहब्बतें बड़ी जताई जाती थी, हम क्रोएशियन सपोर्ट फंड भी दे रहे थे, सब कुछ था, लेकिन आपको एग्रीमेंट ऑफर नहीं किया। और उसके बाद आपने देखा कि फिर यके बाद दीगरे ये 4 एग्रीमेंट अब एक चंद दिन पहले दस्तखत हुए, पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई तावन नहीं आया। नतीजा ये कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बार बार कहता रहा कि आप एक पावर इक्वेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है यहाँ का वो बहुत इंडिया की फेवर में बहुत ज्यादा टिल्ट हो रहा है आपकी इस कॉपरेशन की वजह से। लेकिन पाकिस्तान के इनसिक्योरिटी खदशात के ऊपर अमेरिका ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब सूरत हाल ये है कि हम आके अगर कहीं तावन कर रहे हैं तो वो है सिर्फ एक अफगानिस्तान, बाकी तो इरिटेंट्स हैं। आज इरिटेंट है आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, इरिटेंट है आपका सीपैक, इरिटेंट है आपकी क्लोजनेस टू चाइना। उसके लिए वो रोज आपको नारा समझाते रहते हैं कि जी आप डेथ ट्रैप में जा रहे हैं, चाइनीज आपको कॉलोनाइज करके ये हो। ये सारी वो चीजें हैं जो कि उनके लिए तकलीफदेह हैं, क्योंकि चाइना कंटेनमेंट जो उनका ख्वाब था वो आपने उसको खराब कर दिया ये दे के। लिहाजा कोई ऐसी चीज कॉमन नजर नहीं आती। इंडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना उनका दुश्मन है, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो फिर कहाँ? तो एक मामूली सा एक एरिया ऐसा मौजूद है, वो है अफगानिस्तान, और उसमें एक आपका थोड़ा बहुत तावन रहेगा। कोशिश उसमें यही की जानी चाहिए कि वो आपके साथ एक छोटी मोटी वर्किंग रिलेशनशिप रखें, जहां एक एंटेगनिज्म ना आए, जहां आपके वो खिलाफ काम करना ना शुरू कर दें। अगर वो आप मेंटेन कर लें वो बड़ा है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, उसमें बड़ी चीज वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने खुद अपने कश्मीर के प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह हैंडल नहीं किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब इंडिया ने यानी मोदी ने एक तरफा कदम लिए और उसने यूनियन टेरिटरीज बना दिया, ये बायलैटरलिज्म को खत्म करने का एक मैसेज था। पाकिस्तान को चाहिए था कि उस वक्त कहते कि जनाब हमने नहीं किया, लेकिन भारत ने शिमला एग्रीमेंट को जमानत कर दिया, ये डेड हो चुका। मतलब जो ऑप्टिक्स आपने यहाँ पर रखे हैं जनरल साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा, हाँ एक सेकंड बात करूँ, तब आप जरा एक सेकंड, तब आप जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यही डगर पे रहें जो आज है, तो जब भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ जाएंगे वो आपको यही सबक देंगे कि जनाब हम दोनों को एनकरेज करेंगे बातचीत के लिए। ये बात आके यहाँ खत्म हो जाती है। हमें इस इशू से अब बाहर आ जाना चाहिए कि दो तरफा बातचीत का किस्सा खत्म। ये यूनिलैटरल एक्शन के बाद हमें अब उसकी जरूरत नहीं। अब यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो मेरा ख्याल है वो हम उस पर अगर मुहिम को चलाते तो तवक्को करते कि कोई हमें कहीं से रिस्पॉन्स आती। हमने वो मुहिम चलाई नहीं है, इसलिए किसी से तवक्को करना कि आपको उसके ऊपर कोई बड़ा पॉजिटिव जेस्चर आएगा अमेरिका से वो नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पर हमारा अपना कसूर है, तो हम आगे क्या तवक्कुआत बेहतर रखें। अमीर जनरल साहब ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रेज किए, जिसमें सीपैक की बात की, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र किया, इंडिया और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जिक्र करा। हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? हम किस किस्म के ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जाने की वाबस्तगी रख सकते हैं? क्या तवक्कुआत हो सकती हैं? सीपैक से मैं आगाज़ करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान को अब ये वाज़े करना होगा, जो भी अब एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आए, कि जिस तरह अमेरिका के अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, जैसे वो अपने कौमी मफाद के लिए फ़ैसले करता है और किसी दूसरे मुल्क के मफाद को सामने नहीं रखता, इसी तरह पाकिस्तान के भी कौमी मफादात हैं। सीपैक पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है। सीपैक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त एक आप समझ लें कि आम एक शेयरक बन चुका हुआ है। सिंपली जिसे हम गेम चेंजर कहते हैं। जी, तो जो साबका पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर थे, मेरी उनसे एक मौके पे एक जगह बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि अमेरिका जो है वो सीपैक को पसंद नहीं कर रहा। अमेरिका सीपैक को सैबोटेज करता या नहीं करता, ये कैसे कर पाएगा, लेकिन वो किसी भी सूरत में इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान को बताना होगा कि अगर आप अपने अलाइंसेस बनाते हैं तो फिर हमें भी अपने अलाइंस बनाने का हक हासिल है। दूसरा है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है,
उसमें भी पाकिस्तान को अमेरिका को पर वाज़े करना होगा कि अगर आपने एक क्वाड ग्रुप बना लिया आज सिर्फ चीन को कंटेन करने के लिए, जिसमें आपने हमारे मुखालिफ इंडिया को रखा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, ये 4 मुल्क हैं स्क्वाड ग्रुप में, तो पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि वो भी अब अपने अलायंसेस बनाए, चाहे वो मिडल ईस्ट से निकल के किसी और मुल्क की तरफ जाना चाहता है, चाहे वो तुर्की के साथ अलायंस बनाना चाहता है, चाहे वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान को कहना होगा कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। ये जो एड का पैसा जितना पाकिस्तान में मिला है, सिर्फ देखिए ना $7.5 अरब तो सिर्फ कैरी लूगर बिल की मद में पाकिस्तान के पास आने थे, वो किधर गए? इसके अलावा बेशुमार पाकिस्तान को मिलिट्री एड मिलती रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एड मिलती रही है, वो पैसा कहाँ लगा है पाकिस्तान में? चाहिए यह कि पाकिस्तान को ट्रेड के अंदर बेनिफिट मिले। दूसरा, पाकिस्तान क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हाई टेक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफर करें, ताकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें इजाफा हो सके, पाकिस्तान हाई टेक प्रोडक्शन कर सके और फिर उसको एक्सपोर्ट कर सके। इसी तरह से देखें ना, जैसे हमारी जो स्टील मिल थी वो पाकिस्तान ने आज का रूस और उस जमाने के सोवियत यूनियन के साथ मिलकर लगाई। चीन ने डिफेंस के अंदर आज जो हम JF-17 थंडर बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर चीन पाकिस्तान को डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। तो इस पे हमें जाना पड़ेगा, हमें पैसे नहीं चाहिए भिखारी की तरह, हमें वो कुछ दें जिससे हमारे मुल्क में हम चीजों को आगे ले जा सके। और चौथी चीज ये कि अच्छी बात यह है कि अगर जो बाइडेन सामने आते हैं तो जो बाइडेन जिस तरह वो इस्लामोफोबिया को डिस्करेज कर रहा है, वो यानी इस्लामोफोबिया का जो नैरेटिव है उसके खिलाफ बात कर रहा है, वो मुसलमानों को और इस्लाम को वो कह रहा है कि जितने भी डिवाइन रिलीजन्स हैं उनमें से एक इस्लाम है, हमें इसको रिस्पेक्ट देनी होगी। और प्राइम मिनिस्टर भी बार बार इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर को एक उनके साथ आप समझने के एक लाइक माइंडेड आदमी होगा, इस लिहाज से एक हमांगी होगी। और अमेरिका जिसके पांव में सबका पांव है, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए होगा कि अगर जो बाइडेन आते हैं तो उनके साथ इस्लामोफोबिया जो एक बहुत बड़ा चैलेंज, आप वियना से लेके फ्रांस तक देख लें इस वक्त जो सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उसके ऊपर बात करें, उनसे उन्हें कहें कि हम मुस्लिम दुनिया हाजिर है, बताएं हमसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं नॉन मुस्लिम वर्ल्ड को, इसका हमें को वे आप निकालना चाहिए, बजाय कि हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब तक 3 से 4 पॉइंट्स रेज हो चुके हैं, जिसमें हम कश्मीर को डिस्कस कर चुके हैं, CPEC, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, इस चीज़ को चेंज कर चुके हैं। अमीर ने ऐड किया कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो मैं चाहूंगी कि जरा इसको कंक्लूड भी करें आप और अपना तबसरा भी दें कि क्या तवक्कुआत होनी चाहिए। अब भाई देखें, तवक्कुआत तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो हमें पॉजिटिव नोट पे शुरू करना चाहिए, मुस्बत तवक्कुआत होनी चाहिए। और वो किस तरह की तवक्कुआत होनी चाहिए? 2 तरह की, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। अंदरूनी तवक्कुआत का मतलब ये है कि पाकिस्तान की अपनी जो सूरत हाल है अंदरूनी, उसमें हमें ये देखना चाहिए। मैं ज़रा सा इख्तलाफ करूँगा कि डेमोक्रेट्स हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं रहे। रिपब्लिकन्स अगर हम पिछले 40 साल को देखें तो पहले जो सदर रेगन थे, उन्होंने 8 साल जो पाकिस्तान को जनरल ज़िया-उल हक के साथ मिलकर अफगान जंग में मुब्तला किया, उसके मनफी असरात हम अब तक भुगत रहे हैं। क्लाशनिकोव कल्चर, हेरोइन कल्चर, वो सारा जनरल ज़िया-उल हक और रेगन के दौर में हमारे यहाँ आया। उसके बाद जब मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त भी हमने देखा कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W बुश, उन्होंने हमें एक और जंग में धकेल दिया, उसको भी हम अब तक भुगत रहे हैं। तो ये 2 बड़ी जंगें हम पे रिपब्लिकन्स ने मुसल्लत की, डेमोक्रेट्स ने नहीं की। हाँ, डेमोक्रेट ने ये ज़रूर किया क्लिंटन ने कि वो यहाँ से निकल गए, जिसकी वजह से जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं कर सके। अब हम आते हैं अंदरूनी सूरत हाल पे क्या होना चाहिए। हमें, मेरा ख्याल है कि एड की भी ज़रूरत है और ट्रेड की भी ज़रूरत है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। एड की हमें इसलिए ज़रूरत है कि देखिए, जो अफगानिस्तान का मसला है हमारा, उसमें सबसे बड़ी पसमानदगी की वजह है बॉर्डर के दोनों तरफ। हम टेररिज्म को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। अमेरिका जो है वो अरबों खरबों डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में लगा चुका है। अगर इतना ही पैसा वो वहाँ तरक्याती काम पे लगाता तो शायद आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो हमें तवक्को ये करनी चाहिए कि वो हमें अंदरूनी तौर पर जमहूरी क़ुव्वतों का साथ देंगे, यहाँ जमहूरियत को मजबूत करेंगे। ओबामा ने एक बड़ा पैकेज हमें दिया था कैरी लूगर बिल का, उस तरह का एक बड़ा पैकेज हमें मिलना चाहिए जो हम सेहत और तालीम के शोबों पे खर्च करें। बैन अक़वामी तौर पे अगर हम देखें तो हमें अफ़गानिस्तान के मसले पे पॉजिटिव तवक्को रखनी चाहिए कि ये मसला हल हो। चीन का मसला जो CPEC वाला है, उसको भी हम चाहेंगे कि जो ट्रंप बिल्कुल एक 2 एक्सट्रीम पे चले गए थे कि या आप हमारे साथ हैं या चीन के साथ हैं, उसमें बीच का एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तवाज़ुन पैदा करे दोनों में, कि हम अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और चीन से भी रखेंगे। फिर इंडिया का मसला है, कश्मीर के मसले पर हमें पॉजिटिव तवक्को रखनी चाहिए। देखें, ट्रंप ने कंडेम नहीं किया कश्मीर पर, मोदी ने कब्जा कर लिया, ट्रंप ने एक लफ्ज़ कंडेमनेशन का नहीं कहा। हम इसके मुकाबले में ट्रंप, ये अपना बाइडन और कमला हैरिस जो थी वो निस्बतन उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, वो गलत हैं।
और फाइनली ईरान का मसला है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये तवक्का रखनी चाहिए कि जो ट्रंप ईरान के मुआहदे से निकल गया था, जिससे ये पूरा खित्ता एक मरतबा फिर जंग के दहाने पे पहुँच गया था, अब हमें तवक्का ये रखनी चाहिए कि जो बाइडन अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वो जो ओबामा ने ईरान के साथ मुआहदा किया था उसको बहाल करेंगे, ताकि इस पूरे खित्ते में अमन हो और एक मिलजुल कर जो है वो आगे बढ़ा जाए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहें। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की वाबस्तगी ही जो है वो सिर्फ फहरिस्त नहीं है। जब तक खित्ते में अमन नहीं होगा, पाकिस्तान समेत जितने भी इस खित्ते में बसने वाले ममालिक हैं, वहाँ पर सिचुएशन चेंज नहीं होगी, चाहे वो जमहूरी क़ुव्वतों के मजबूत होने की हो। हम कश्मीर का मामला ले लें, जिस तरह इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया, सी पैक का मामला ले लें, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात, चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, ऐसे में ही इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी यहाँ पर बहुत मानी खेज हैं। साथ ही साथ हमें ट्रेड चाहिए और ये नैरेटिव बिल्ड करना हमारी क़यादत का काम है। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो कि आज के पैनल की जानिब से मंजर आम पर आई हैं। अब देखना ये है कि जो बाइडन साहब को कितने वोट मिलते हैं मजीद और किस तरह से वो अपनी विक्ट्री का जश्न मनाते हैं। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, जहां पर पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जीत जो है वो अपने नाम की जाए। हमने माजी में देखा है कि जब इंतखाबात आते हैं, चाहे वो सूबाई सतह पर किसी भी छोटी बड़ी सीट के लिए हो रहे हों या फिर हम जनरल इलेक्शंस के हवाले से बात करें, तो पार्टी से लोग तोड़े जाते हैं। इलेक्टेबल्स को जो है वो बड़ी पार्टियां अप्रोच करती हैं या फिर हुकूमत में रहने वाली पार्टियां। अब मरीम नवाज साहबा ने आज जब गिलगित का दौरा किया और गुम्बा में उन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया तो एक शिकवा किया। उन्होंने कहा कि कारकुनान को पार्टी छोड़ने वाले अफराद का घेराव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो थोड़ा दबाव ना बर्दाश्त कर सके, अपने हक के लिए खड़ा ना हो सके, वो अवाम के हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मजीद ये भी दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के 8-9 उम्मीदवारों को तोड़ा जा चुका है। नाज़िम भाई, जो फैज साहब ये फरमाएगा, क्या हकीकत में बड़ी जमातें इस मामले की हौसला शिकनी करना चाहती हैं भी या नहीं? मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर कोई किसी दूसरी पार्टी से मुस्लिम लीग में चला जाए तो मरियम साहिबा का क्या रद्द-ए-अमल होगा, किस तरह वो उसको वेलकम करेंगी, क्या शादियाँ नहीं बजाएंगी या उसको वापस कर देंगी, पहले तो ये तय करना होगा। दूसरा ये कि पीटीआई में तो लोग जाते रहते हैं, 48 परिंदे उड़ के गए थे इंतखाबात से पहले, चंद दिन पहले वो मुंतखब भी हो गए, दोबारा मुंतखब हो गए। जो मुंतखब नहीं हो पाए वो मामून खुशी अच्छे लोग थे वो भी। तो पहले तो ज़ाब्ते अखलाक बनना चाहिए कि इंतखाबात से पहले क्या होगा, और ये इतलाक़ जो है कोई कानून नहीं कर सकता। ये इतलाक़ माइंडसेट करेगा, आपकी बॉडी पॉलिटिक्स करेगी, आपकी पार्टी का जो अवाम में मकबूलियत है वो करेगी, आपकी माजी की पॉलिसियाँ करेगी। बहुत अफसोस की बात है कि अगर 8 या 9 अफराद तो टूट के चले गए हैं मुस्लिम लीग नून से दूसरी पार्टी में, तो बुरा किया उन्होंने। लेकिन एक अच्छी बात मेरा ख्याल है ये कि वो इंतखाबात से पहले चले गए। उन्होंने ये स्टैंड लिया कि जब हम आपके प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं वो। अब अगर अवाम उन्हें मुंतखब करना चाहते हैं तो मुंतखब कर लें। यकीनन फाउल प्ले हो रहे हैं, यकीनन गड़बड़ हो रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है, बहुत शानदार होने की ज़रूरत है। इस तरह इस मुझे ज़रूरत क्यों है कि आपको वहाँ सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले धमाकों की आवाज़ें आती हैं। अगर आप वहाँ जाएँ, वहाँ रहें रातों को, तो आपको कभी कभी धमाकों की आवाज़ें आती हैं। मालूम सियाचिन में फायरिंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है, और वो बहुत करीब है, और वो रूट बहुत उसका सरहद 3 एटमी मुल्कों से मिलती है। मतलब अगर पाकिस्तान को मुल्क ना करें, वतन कह लें, तो 2 एटमी मुल्कों से मिलती है, चाइना से और हिंदुस्तान से। फिर गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ यकीन तौर पर एक मजबूत हुकूमत आनी चाहिए, अवाम की दोस्त हुकूमत आनी चाहिए, अवाम को तमाम इख्तियारात, तमाम हुकूक देने वाली हुकूमत आनी चाहिए। और ये इंतखाबात से मुमकिन है, इंतखाबात होने दें। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बार बार इस्लामाबाद आके बातें ना करें, गिलगित बल्तिस्तान में बैठें, वहाँ इंतखाबात की निगरानी करें, और अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसको नोटिस जारी करें। मेरी इत्तला के मुताबिक बिलावल भुट्टो को और दूसरी पार्टियों को बहुत से नोटिस, पीटीआई को भी नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अब तक नोटिस जारी नहीं हुआ, ना अमानुल्लाह गंडापुर को जारी हुआ।
जो फेडरल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि ज़ाब्ते अखलाक में लिखा हुआ है। अच्छा एमबीसी, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था, आपने ये कहा था कि अगर तो जोड़ तोड़ का मामला हो तो पार्टियों को खुद से इस बारे में कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अब चूंकि पार्टियों ने खुद ही नहीं बनाई तो मतलब ये कि वो संजीदा थी नहीं इस किस्म की किसी भी किस्म की कानून साजी करने के लिए। हाँ नहीं, कोई पार्टी कभी संजीदा इसमें तो नहीं रही। अवाम संजीदा हो सकते हैं, अगर अवाम फैल जाएं तो फिर मेरा ख्याल है वो सजा दे सकते हैं। अमीर, मरीम साहिबा ने जो आज का बयान दिया है वो सिर्फ मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही, मैं पीटीआई, पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम छोटी बड़ी जमातों की बात कर रही हूँ। वाकई ये चाहती हैं कि इनके बंदे ना टूटें और ये ना जाएं? अगर ऐसा हो चाहती हैं तो फिर करके भी दिखाएं। एक तो जमहूरियत आपकी 2 नंबर है और उस 2 नंबर जमहूरियत को के जो चैंपियन है वो 4 नंबर है और जो इसके असूल हैं वो 8 नंबर हैं। जिस वक्त उमर अयूब परवेज़ मुशर्रफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो फिर तो आप लगाएं उसको सीने से। अमीर मुकाम अगर छोड़कर परवेज़ मुशर्रफ को शामिल हो मुस्लिम लीग नून में तो आप लगाएं सीने से। अगर उज़्मा बुखारी पीपल्स पार्टी को छोड़ के जो गद्दार कहती थी नवाज शरीफ साहब को और इंडिया के साथ मोदी का यार कहती थी, अगर वो छोड़ के शामिल हो मुस्लिम लीग नून में तो आप लगाएं सीने से। और अगर दानियाल अजीज़ परवेज़ मुशर्रफ को छोड़ के नून लीग में आए तो आप लगाएं सीने से। लेकिन अगर अब्दुल कादिर बलोच आपको छोड़ दे तो उसका आप घिराव करें। ये मुनाफकत तो ना करें ना, एक मुनाफकत तो ना करें ना खुदा के लिए। जमहूरियत तो है ही नहीं आप में, कम अज़ कम मुनाफकत से तो दामन बचा के रखें ना। अगर ये संजीदा होते ज़रियाब, यानी इस मुल्क में सियासी वफादारियाँ नहीं होनी चाहिए, तब्दील नहीं होनी चाहिए, इसको लानत करार देना चाहिए इस मुल्क के अंदर। अगर ये संजीदा होती मोहतरमा, जो अब इस वक्त शरीफ ख़ानदान की पूरी सियासत की लेगेसी को आगे ले जाना चाहती है, अगर ये संजीदा होती तो सबसे पहले ये अपने अब्बा हजूर से कहती कि अब हम इनकलाबी बन गए अब्बा जी, अब हम नज़रियाती बन गए, अब हम खुमैनी और नेल्सन मंडेला बन गए, अब हमने इस मुल्क के स्टेटस को से टक्कर ले ली है, अब हमें कुछ जेस्चर्स देने होंगे कौम को। तो सबसे पहले ये अपने अब्बा हजूर से कहती कि जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो लोग शामिल थे ना, जिन्होंने उस परवेज़ कैसे सर्वाइव किया, परवेज़ मुशर्रफ एक रात नहीं वो रह सकता था अगर ये 2 नंबर सियासतदान उसके साथ खड़े ना होते, जो उसने किंग्स पार्टी बनाई थी कॉफ लीग। और ये सारे अमीर मुकाम, ये सारे लोटे जो थे, दागदार लोग, ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे। और मैं जानता हूं कि किस ISI के अफसर के पास जाके तलवे चाटते थे और कहते थे हमें जफरुल्लाह जमाली की कैबिनेट में शामिल करवाओ, हमें वजीर बनवाओ। मुंह नहीं खुलवाना चाहिए इन्हें हमारा। उनको शामिल कर लिया। फिर नवाज शरीफ ने अपने साथ 2006 में फैज रहमान वॉइस ऑफ अमेरिका के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनको इंटरव्यू दिया नवाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा कि जब मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम परवेज़ मुशर्रफ के साथियों को अपनी पार्टी में शामिल करें। जैसे ये वापस आए, इनका सारा इनकलाब ठुस, सारी जमहूरियत ठुस, और इक्तदार का लालच था, इक्तदार हासिल करना था। वो चाहे अगर आपको दानियाल अजीज के कंधों पर चढ़ के मिले, चाहे वो आपको अमीर मुकाम के उमर अयूब जैसे लोगों के कंधे पर चढ़ के मिले। आज आपको जेस्चर देना चाहिए था। आप इन सबको कान से पकड़ के निकालते बाहर, ठुड्डे दे के बाहर निकालते कि तुम लोग जो असल में जमहूरियत की जड़ों में तेजाब डालते हो, तुम जैसे लोग जब अगर आमरों के साथ ना बैठे, कोई आमिर यहां पे कुछ नहीं कर सकता, कोई डिक्टेटर यहां कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप मुनाफिक हैं, अव्वल दर्जे के मुनाफिक हैं आप सब के सब। आपको तब जमहूरियत याद आती है जिस वक्त आपको इक्तदार की कुर्सी जो है उससे दूर खींच के ले जाया जाता है। जैसे आप उस कुर्सी पर बैठते हैं, आपकी सारी जमहूरियत जो है वो हवाइयां उड़ जाती हैं उस जमहूरियत की। मतलब कोई एक भी सिंसियर किसी तौर पे भी नहीं। अगर ये संजीदा, एक और काम, इंडिया के अंदर ये कानून मौजूद है कि अगर आप पार्टी बदलें तो आप 5 साल के लिए फिर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। आज मरियम नवाज ये बात कहने के बजाय आज ये कहती वहां पे कि ये है हमारा ड्राफ्ट जो हमने तैयार किया है और कल ये ड्राफ्ट हम असेंबली में टेबल करने जा रहे हैं। भले हमारी अक्सरियत नहीं है ये ड्राफ्ट मंजूर होना हो, लेकिन आज हम बता रहे हैं दुनिया को कि आइंदा कभी कोई सियासी वफादारी बदलेगा, 10 साल के लिए वो सियासत से नाअहल हो जाएगा। ले आए ना, टेबल करें। जनरल साहब, हफ्ता ही रह गए, वहाँ के इंतखाबात होने में हफ्ता 10 दिन रह गए, 15 को इलेक्शन हुआ के, हाँ आज 5 तारीख है, 10 दिन रह गए। तो क्या मरियम नवाज साहबा को मालूम नहीं था कि आखिरी लम्हे तक तो कुछ भी हो सकता है? कोई उनकी स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि बंदे कैसे रोकने? देखिए, जहां तक ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, वो बाशऊर और मुझे बड़ी तवक्को है कि इंशाल्लाह वो अच्छा इंतखाब में अच्छी सिलेक्शन ही करेंगे, अच्छा इलेक्ट करेंगे अपने लिए आदमी, या जो भी कैंडिडेट्स होंगे अच्छे कैंडिडेट्स को वोट देंगे। ये उनके शऊर पे छोड़ना चाहिए और बाकी सब एक राइट है कि वो अपनी कन्वेंसिंग करें। जहाँ तक मरियम का ताल्लुक है, बात यह है कि अगर तो आप इनकी बातों पे जाए
तो इनके पल्ले झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता। मैं आपको ये अमीर अब्बास ने बड़ी जबरदस्त बातें की है, इनमें एक चीज मैं आपको बताऊं और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में कभी कोई डिक्टेटर हुकूमत के लिए खड़ा नहीं हो सकता अगर सियासतदान उसके साथ ना हो। सियासतदान हर वक्त मुखबरी करते हैं अपने अंदर, आज भी करते हैं, और वो भागे फिर रहे होते हैं GHQ के दाएं बाएं के कहीं हमें कोई मुंह लगाए और हम बात बना के, और वो अपनी जगह बनाते इसी वजह से हैं कि वो मुखबरियां करते हैं जी फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है, मुल्क को ये खतरात हो रहे हैं। और फिर जब मार्शल आता है तो यही लोग होते हैं जो उसकी बैसाखियां बनते हैं और उसको हुकूमत चलाने के लिए 10 साल तक वफादारी जताते हैं, बताते हैं कि हम आपको 100 साल तक यूनिफॉर्म में ही इलेक्ट करें, और फिर उसके जितने गैर कानूनी काम होते हैं उनको लीगलाइज करने के लिए पार्लियामेंट में बाकायदा उसको सपोर्ट करते हैं, कवानीन बना के देते हैं, आइन में तब्दीलियां करके देते हैं, सब यही होते हैं। और फिर जब वो हटता है तो फिर हम सब बुराई पे लग जाते हैं कि जी डिक्टेटर ये कर गया वो कर गया। कभी किसी ने तजिया नहीं किया कि जब डिक्टेटर आया उस वक्त क्या हो रहा था। नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें, आज वो इनकलाबी बने हुए हैं, जमहूरी बने हुए हैं, भाई किसी आइन में ये आज हमें 10 देते हैं, कहते हैं कि जनाब आइन के अंदर अगर उसकी हदूद में रह के अगर सारे काम करें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई आपने कभी को आइन के अंदर रह के काम किया है? मुझे एक काम बता दे जो नवाज शरीफ ने आइन के अंदर रह के। सुप्रीम कोर्ट का हमला आइन में दिया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करनी आइन में दी हुई थी, जस्टिस कयूम को जाके डिक्टेट करके सजा बेनजीर को दिलवानी आइन में दी हुई थी, और आइन में दिया हुआ था कि आप जाली कागजात जमा कराएं अपनी जायदादों की मनी ट्रेल साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और आइन में दिया हुआ था कि आप अपनी ही अफवाज के खिलाफ साजिशें करें, बाहर के मुल्कों में इश्तिहार भी छपवाएं और अफवाज के खिलाफ आप बातचीत करके तो अपने मुल्क को बर्बाद करें। आइन में कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो ये करते हैं। और यही साजिशी है के खिलाफ जितनी साजिशें हुई हुकूमत से हटाने की, आप हमीद गुल का नाम ले लें किसी का, लेकिन हर साजिश में हरावल दस्ते में नवाज शरीफ साहब शामिल। ठीक है जनरल साहब, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनान के एफिलिएशन के हवाले से बात कर रही हूं। मैंने दरियाब इतनी बात बताई, उसमें ये मैं बताना चाहता हूं, अगर आप समझते हैं कि हक के हुकूमत हमारे पॉलिटिशियन को है जो कि है और अवाम का है, अवाम दे, तो फिर दुरुस्ती इनकी करने की जरूरत है, खराबियां इनमें हैं। ठीक है, ये चीज हम आज समझे। और वो खराबियां आज अगर एक आदमी ये कहे जिसने पार्टी बनती है, वो कहे जी मेरा ज़मीर जागा, मैं बात करता हूं बलोच की, कादिर बलोच, उसने बड़ी दुरुस्त कहा जी ये अदारे को बर्बाद करने की बात कर रहा है, ये इसने जो कहा है ये के अंदर बगावत कराने की बात कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसने पार्टी गलत छोड़ी? आप कह ही नहीं सकते। और अगर कोई और भी इस बयानिए से एग्री ना करे कि आप मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे? मसला ये है जनरल साहब, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट हम जो चीज करें वफादारी हमें वो मिले। जब जैसे अमीर ने कहा 72 आदमी थे जो मुशर्रफ के नून लीग ने साथ में लाए, 72। जाहिद हामिद जिसको मिलाया, जाहिद हामिद था जिसने इमरजेंसी का कानून बनाया, जिसको हम कहते हैं कि जी वो आर्टिकल 6 का केस था। जाहिद हामिद ही दोबारा मुशर्रफ के ऊपर। जनरल साहब, आप इनके पॉइंट को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ, डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ। डॉक्टर साहब, जनरल साहब ने बहुत सारी बातें की, बड़े सारे रहनुमा गिनाए यहाँ पर। हमारी सियासतदानों की, इनको ठीक होना होगा अगर हुकूमत करनी है इन्होंने, हुकूमतें करें। पार्टी डिसिप्लिन के मामला किसी स्कूल की बुनियाद पे, किसी आइन की शिक की बुनियाद पे। आगे पॉइंट टेक ले ली मैंने आपकी, आगे पॉइंट। आपका सवाल है कि क्या जमातें इसकी हौसला शिकनी करना चाहती हैं? आपका सवाल है कि क्या सियासी जमातें इसकी हौसला शिकनी चाहती हैं? तो मेरा जवाब तो है हाँ, मैं हौसला शिकनी चाहती हैं। क्यों चाहती हैं? इसलिए कि जाहिर है कोई भी जमात ये नहीं चाहेगी कि उसके अपने लोग छोड़कर किसी दूसरी जमात में जाएं। अच्छा, अब जमात एक छोड़कर दूसरी जमात में जाती क्यों है? उसकी 2-3 वजह है ना। पहली एक तो वजह ये होती है कि भाई आपका नज़रियाती इख्तलाफ है, वो तो एक अच्छी बात है। कायदे आज़म कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग में आ गए, उनका नज़रियाती इख्तलाफ डेवलप हो गया था। तो इस तरह से अगर कोई नून लीग छोड़ के समझता है कि जी पीपल्स पार्टी बेहतर जमात है, उसमें वो जाता है, नज़रियाती तौर पर उसका एक सॉलिड कोई स्टैंड है, और वो फिर रिज़ाइन करके नए इलेक्शन में हिस्सा लेकर पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीता है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं। तो ये तो एक वजह होती है नज़रियाती वजह पार्टी छोड़ने की। दूसरी जो 2-3 वजह होती हैं, उसमें एक वजह होती है कि जी ज़ाती आप मफादात के लिए, यानी जो आप ज़ाती फ़ायदा चाह रहे थे किसी एक पार्टी से, वो उस पार्टी ने आपको वो फ़ायदा नहीं दिया और आप समझते हैं कि मैं दूसरी पार्टी में जाकर वो फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ, तो दूसरी वजह वो हो गई।
तीसरी वजह ये होती है कि पीछे से जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो डोरियाँ हिलाती हैं, जैसे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में इब्तिदा में हुआ, अक्सरियत किसकी थी, प्राइम मिनिस्टर किसको बनना था, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया। वो सारे नाम मौजूद हैं जिन लोगों ने वो सारी कार्रवाई की। ये तारीख़ में डॉक्यूमेंटेड है कि किस तरह से निगोशिएट किया गया। मुशर्रफ साहब ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया कि जनाब यहाँ से लोग तोड़ के पीपल्स पार्टी से तोड़े जाएँ, नून लीग से तोड़े जाएं और उनको हमारे साथ शामिल किया जाए ताकि हुकूमत बने। तो ये जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें इस तरह से शामिल होती हैं। देखें, एक पार्टी को कहा जाता है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो अगर ये कह देना कि जी वो लेने वाला गलत है और वो जो लेने वाला है वो ठीक है, देने वाला ठीक नहीं है, ये बात गलत है। दोनों तरफ को कहना पड़ेगा। अगर सियासत, और इसमें ज़्यादा जिम्मेदार वो होता है जो ज़्यादा ताकतवर होता है, और ताकतवर हमारे यहाँ गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, ये हम सब बातें जानते हैं। तो जो जैसे अब पीटीआई के से पहले जो सारी डोरियां हिलाई गई और किसको कैसे शामिल किया गया वो सब जानते हैं और ये भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ये सारी चीज़ें, ये कह देना कि जी सियासतदान जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे, ये बात तो हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए कि सियासतदानों को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप बंद गली में फेंक देते हैं, अभी ये बात कही गई कि जी आमिरों का साथ अगर सियासतदान ना दें तो कोई भी आमिर कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, सियासत को और जमहूरियत को एक बंद गली में झोंक दिया जाता है। जैसे जनरल ज़िया-उल हक ने किया 1985 तक, वो कोई इख्तिदार मुंतकिल करने बल्कि शेयर करने पर भी तैयार नहीं थे, और उन्होंने कंडीशन लगाई कि जब तक आप मेरी तमाम जो गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम थे उसको आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे, मैं मार्शल लॉ नहीं उठाऊंगा। और वो जो साहब मजबूर हो गए। आज जो तब्दीलियां हो रही हैं वो सियासी जमातों में उमड़ रही हैं जी। वो किसी... तो अब ये भी देखिए ना कि ये जो तब्दीलियां भी हुई, अब ये कि जाहिर अगर वहां से पीटीआई को जितवाना है तो कुछ इलेक्टेबल्स चाहिए थे। अच्छा, इलेक्टेबल्स हमारे यानी फंडामेंटल चेंज की जरूरत है, और वो फंडामेंटल चेंज ये है कि इलेक्टेबल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए कि जी जिसके पास पैसा होगा वो इलेक्टेबल होकर जो है वो इलेक्ट होगा। इसलिए फंडामेंटल यानी बुनियादी हमारे जो इंतखाबी अमल है उसमें बुनियादी तब्दीली की जरूरत है ताकि पैसा ना चले। एक तो पैसा ना चले और गैर जमहूरी कुव्वतों की मुदाखलत बंद हो। ठीक है अतर, देखिए यहाँ एक बात मैं एक जरिया अब एक चीज आप देखिए, क्या सारे सियासतदान बिकाऊ माल होते हैं? खरीदार वही खरीदता उसको जो बिकाऊ है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि बिकाऊ खरीदना जिसका काम सियासत नहीं करना है वो क्यों सियासत कर रहा है? पहली बात तो ये जिसका जो काम है सियासत करना तो काम ही सियासत करना है। चलें जनरल साहब, पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर साहब आपने भी तफसीलें पॉइंट नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप तजिया करें कि उस वक्त सियासतदान क्या कर रहे थे जब आए डिक्टेटर। आपको पता है कि जब ज़िया-उल हक आया तो क्या हो रहा था? हमारी फौज में बगावत हो गई, कोई आईनी जवाब मौजूद नहीं था, बंदूक के जोर पे इख्तियार से कब्जा करने का जवाब मौजूद नहीं। सियासतदानों की बुराई कर ले। जमहूरियत का राग मुल्क की तबाही के ऊपर ये जब तक ठीक नहीं होंगे मुल्क में हालात ठीक होंगे। पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया। जमहूरियत को खराब करने वाले भी यही होते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, सर के साथ मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो यहीं से आपसे तबसरा लेकर तो मैं शो को कंटिन्यू करती हूँ। स्टेट ट्यून। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बड़ी जमातों की, उन पार्टी रहनुमाओं की जो कि इलेक्शन के आखिरी दिनों में पार्टियां तब्दील कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा का बयान है और कहा कि पार्टी कारकुनान जो कारकुनान है पार्टी के, वो पार्टी को छोड़कर जाने वालों की हौसला शिकनी करें, उन्हें वोट ना दें क्योंकि वोट को इज्जत दी जाती है। इस तरह से वोट को इज्जत नहीं दी जा सकती जिस तरह के आखिरी दिनों में इलेक्शन के जो सीनियर रहनुमा हैं वो क़यादत को छोड़कर चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। अतर काज़मी, आपका तबसरा भी लेना बाकी था, बताइएगा। जिस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमने पहले भी बात की, पीटीआई पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है और दीगर छोटी बड़ी जमातें भी हौसला शिकनी सच में करना चाहती हैं या सिर्फ एक बयान देकर दरगुजर करना चाहती हैं मामले को? देखिए जरा, पहली बात तो ये है कि अगेन हम इनको दोनों जमातों को पार्टीज कहते हैं। ये कोई सियासी पार्टीज उस तरह नहीं है कि जहां पे हर बंदे इक्वल हो, हर बंदे की राय का एहतराम हो। ये दो खानदानों की पार्टीज हैं। अब मरियम साहिबा का जो बयानिया है या बिलावल साहब का जो बयानिया है, क्या उसको कोई चैलेंज कर सकता है पार्टी के अंदर? मियां साहब वो MNA जो 70-80 हजार वोट लेके आते हैं, वो 6-6 घंटे बाहर बैठे रहते हैं मियां साहब से सिर्फ 2 मिनट मिलने के लिए। तो ये किस जमहूरियत की बात करें? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बिलावल साहब हों या मरियम साहिबा हों,
इनको ग्राउंड रियलिटीज का बिल्कुल पता नहीं। ये एक बबल में शहजादे और शहजादियों की तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी है। मियां साहब उन फ्लैट्स में बैठ के जिनकी वजह से आज वो इस हालत में पहुंचे हैं, वो फौज से भी हिसाब मांग रहे हैं, वो अदलिया से भी हिसाब मांग रहे हैं। अगर आप जरदारी साहब का माइंडसेट देख लें तो वो कहते हैं चेयरमैन नैब की क्या मजाल है कि वो मुझसे पूछे, और वही माइंडसेट आपको बिलावल में भी नजर आता है। वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तंज कर रहे हैं, उनके ऊपर जुमले कस रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है। तो इन पार्टीज के अंदर तो जमहूरियत है ही नहीं है कि ये जमहूरी रवायात की बात करें। तो मरियम साहिबा ने जो बात की वो एन वही बात है जो सियासी ट्रेनिंग उनके घर में हुई है। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारा बयानिया वही होगा जो हमने लाहौर में देखा, गुल्लू भट्ट वाला, जिस तरीके से ये लोगों को डील करते हैं। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि आज जो मियां साहब और उनकी जमात जिस हालत में है वो मरियम नवाज साहिबा की सियासी बसीरत और जहानत का ही नतीजा है। अगर यही रविश चलती रही तो हम देखेंगे कि आगे जाके भी ये पार्टी मजीद जो है मुश्किलात में फंसेगी। ठीक है, एक कमेंट अगर 20 सेकंड में आप करने दें तो। मेरे पास सिर्फ 7 मिनट है मेरे अगले सेगमेंट के लिए। चले, थैंक यू कॉपरेट करने के लिए। लेकिन बात यहीं पर आ जाती है, जैसे कि एनबीसी ने भी फरमाया कि हकीकत में संजीदा होती तमाम पार्टियां, तो अब तक कोई ना कोई ऐसी पार्टी की तरफ से कानून बना लिया जाता कि इलेक्शन हो या इलेक्शन के दरमियान के दीगर मामलात हों, पर कानून चलते चलते, पार्टियां चलते चलते किसी भी पार्टी में जाने के हवाले से 10 दफ़ा सोचें कि हमने करना क्या। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नैब के हवाले से, जिसने रेकोडेक मनसूबा केस में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 26 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। और नैब ने रेफरेंस में हुकूमत बलोचिस्तान के साबिक अफसरान को भी नामजद किया है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताते चलूं कि बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और ऑस्ट्रेलियन कंपनी ब्रोकन हिल प्रोप्राइटी के दरमियान 1993 में चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे, जिसके हवाले से यह बताया गया है कि अथॉरिटी ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को गैर कानूनी तौर पर फायदा पहुंचाया, और यह फायदा कोई एक बार नहीं मुतादिद बार पहुंचाया जा चुका है। लेकिन यहां पर नैब ने अपना तो काम कर दिया कि उसने मुल्जिमान की निशानदेही की और रेफरेंस दायर कर दिया है, बट माजी में जिस तरह से केसेस चलते रहे हैं कि उनको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा और इन मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया भी जा सकेगा। अभी स्टार्टिंग विद यू। देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक सेंटर है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। उसने पिछले साल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को $5.8 बिलियन का हुक्म दिया कि ये डैमेजेस हैं जो आप पे करें टेथियान कॉपर कंपनी को। ये टेथियान कॉपर कंपनी एक एक्चुअली जॉइंट वेंचर था जिसमें 2 कंपनियां शामिल थीं। एक कनाडा की थी जिसका नाम था बैरिक गोल्ड, और एक चिली की कंपनी थी जिसका नाम था एंटोफोगस्टा। इन दोनों ने मिलकर ये एक जॉइंट वेंचर के नाम से कंपनी बनाई। 2011 तक ये अब ये कंपनी कहती है कि हमने जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी लीज़ या हमारा ऑर्डर मंसूख किया तो हम तब तक पाकिस्तान में $220 मिलियन इन्वेस्ट कर चुके थे। अब हम वो सारा पैसा छोड़ के और जो हमारा यहाँ पे बाकी रिसोर्स हमने मोबिलाइज किया तो उसके हमें डैमेजेस मिलने चाहिए। उसके ऊपर इस साल 18 सितंबर को स्टे मिल गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि पाकिस्तान को 6 माह का टाइम है, आपने ये जो पैसे हैं पे करने हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या इनको कोई सज़ा मिलेगी, तो अगर आप अगेन हर दफ़ा हम बात करते हैं, अगर आप नैब का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें अब तक, या नैब कोर्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वैसे नैब से ज़्यादा तो नैब कोर्ट्स की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा सवाल उठना शुरू हो गए हैं अब तो। मतलब हम नैब तो चूँकि एक ऐसी बॉडी है कि जो सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म है, अदालतों पर चूँकि हमारे यहाँ बात होती नहीं है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है हद अदब में रहते हुए कि अदालतों की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर कुछ एतराज़ात हैं। तो नैब अगर कुछ केसेस बनाती भी है किसी तरह से, जैसे तैसे भी कमजोर केस है, ये ताकतवर केस है, मतलब लेकिन अदालतों में से जिस तरह से केसेस प्रोलॉन्ग होते हैं, लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं, उसकी वजह से केसेस निपट नहीं पा रहे। चले, सभी से गुजारिश है 80 सेकंड जरा जल्दी सम अप कीजिएगा अपने कमेंट के साथ। एनबीसी देखिए, ये 30 साल पुराना केस है। मोइन कुरैशी प्राइम मिनिस्टर थे जब पहला मुआहदा हुआ। मेरी मुलाकात उससे 94 में गालिबन मशरिक़ वस्ता में हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मुआहदा है, तो वो हंस पड़े और कहा बड़ा बस मुआहदा है, और ज़्यादा नहीं बोल पाए वो इस मुआहदे के ऊपर। अच्छा, इस मुआहदे में बहुत से नाम आते हैं, बड़े मज़े के नाम आते हैं। एक मुश्ताक रईसानी है जिनके घर पर छापा पड़ा था और 65 करोड़ रुपए गिनते गिनते मशीनें टूट गई थी और कई किलो सोना मिला था। ये किरदार है उसके अंदर। असलम रईसानी एक किरदार है, उस पर किरदार अरसान इफ्तिखार साहब हैं, और जो नॉन क्वालिफाइड होते हुए भी बलूचिस्तान मादनियात कौंसिल के सरबराह मुकर्रर हुए थे।
और वो कौन है आपको पता है। फिर असखुद नोटिस है इसके अंदर, एक असखुद नोटिस है और बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है। असखुद नोटिस लेने में कमाल था, मतलब स्टील मिल का भी असखुद नोटिस था, रेकोडिक का भी असखुद नोटिस था वो। और उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया की जिसका उनका जिक्र किया अमीर अब्बास ने, उन्होंने कहा नॉन प्रोफेशनल लीगल अप्रोच इख्तियार की गई इस मामले की समाअत के लिए, और अदालत को कानून से भी अदालत नाबलद थी। तो मेरा ख्याल ये है कि बड़े इल्ज़ाम हैं अदालत के ऊपर भी लगे, बड़ी अदालत हमारी टॉप कोर्ट के ऊपर, और ये छोटी अदालतें हैं और 30 साल पुराना केस है, कितने साल चलेगा मुझे नहीं पता, इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। और इतने बड़े केसेस और कहाँ हैं वो भी सर्च करें। नैब पर तो खुद इल्ज़ाम है कि वो लोगों को तोड़ने में और जोड़ने में लगी रहती है। सही जनरल साहब क्विकली प्लीज। देखिए यहाँ पे सजा ना हुई ना होगी, मेगा करप्शन केसेस में सजा नहीं होती, उसमें बहुत सारा ये खड़ा किया जाता है शोर शराबा कि जी पहुंच गए हैं, हम पकड़ लिया है, सबूत भी आ गए, उससे करप्शन का रेट बढ़ता है और आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन केस अल्टीमेटली खत्म होता है। यहाँ एनबीसी ने जिक्र किया, ये तबाही फेरी थी हमारे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, जब उन्होंने सो मोटो लिया, इसको इंतहाई जलालत के साथ हैंडल करके पाकिस्तान को एक दलदल में फंसा दिया। और फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में जो पॉलिटिशियन जाते रहे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए, उन्होंने सेटलमेंट की बजाय वहां जाके उनसे पैसे मांगे। ये वहां मामला पेरिस में खत्म हो सकता था, लेकिन ये पॉलिटिशियन जिनको ये टास्क दिया गया, वो टीथॉन को जाके कहते रहे कि जी आप हमें इतने पैसा दें, हम आपको सेटल करा देंगे। नतीजा ये कि टीथॉन को पता था कि उनको वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, लिहाजा उन्होंने इनको पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से हम जाके वर्ल्ड बैंक में फंसे और आज हम वहां पे एक बड़ी रकम जो पाकिस्तान दे ही नहीं सकता। चीजों को रोका जा सकता था, अगर उस वक्त नहीं रोका गया तो मतलब हम अब क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकें। ठीक है, ये केस आगे जा ही नहीं सकता। ठीक है अतर क्विकली प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए नैब की अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, टू बी ऑनेस्ट आज वो तमाम लोग जो इसमें मुलविस होंगे बिल्कुल मुतमईन होंगे, उनको पता है कि अब नैब ने इसमें हाथ डाल लिया है तो अब इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। डॉक्टर साहब जी, आपका सवाल है मुल्जिमान कैफर किरदार तक पहुंच सकेंगे या नहीं। मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मुल्जिमान कैफर किरदार तक नहीं पहुंचते, मुजरिम पहुंचता है। जब तक के जुर्म साबित ना हो जाए उसको सजा नहीं होती। और जो नैब का ट्रैक रिकॉर्ड है जिस पे अभी भी बात हुई, ये लोग अगर करप्शन हुआ भी है, सबूत भी हैं, तो कुछ प्ली बार्गेनिंग करके कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन मुजरिमों को भी सजा नहीं होती। तो इस मामले में नैब का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। अभी बात की गई, ये एक गलत फैसला था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, जिसने न सिर्फ एक बल्कि स्टील मिल का, कारके का, मुख्तलिफ फैसले थे जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। इसका भी कहीं ना कहीं एहतसाब होना चाहिए। सही, अफसोस कि हमारे तमाम तज्ज़ेकार ये जवाब दे चुके हैं कि उन्हें ऐसा लग नहीं रहा कि मुल्ज़िमान कैफरे के पहुंचेंगे। लेकिन मैं जाते जाते बस यही कहूँगी, हमें अपने इदलिया पर एतमाद है, उम्मीद करते हैं कि मुल्ज़िमान कैफरे किरदार तक जरूर पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।